हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। हम ले रहे थे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी का मतलब हमें समझ में आ गया। अब क्या क्या चैलेंज आए थे ये भी हमने देखा था। अब देखो, ओवरऑल पॉवर्टी का एस्टिमेट लगाया है कि इंडिया में जो रेशियो है पॉवर्टी का, क्या वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए जो एस्टिमेट हम लगाते हैं ना, जो परसेंटेज देखते हैं, तो ये कौन देखता है? ये हेड होता है, डिपार्टमेंट होता है। वो रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं कि डे 1 से, या जब से भी हम देख रहे हैं तब से लेके अभी तक 2011 में जब लास्ट हुआ था 12 में 11-12 में, तब से लेकर क्या डिक्लाइन हो रहा है या वो इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके पीछे रीजंस क्या है, उस रीजंस का क्या करेंगे हम, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर वो डिक्लाइन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसी पे हम काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। तो पॉवर्टी का एस्टिमेट निकाला तो ये पता चला कि ये डिक्लाइनिंग रेशियो है। जो रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है, 10 ईयर्स में निकलता है ये। तो देखो 93-94 में जहां 45% था ओवरऑल इंडिया में, नाउ इट इज 37.2 at 2004 and 5, and then 21.9% in 2011 and 12. So this chart shows us that it's declining year by year, right? So 45% to 21.9% right now. तो ये जो रेशियो हमें पता चला है वो पता चल रहा है कि ये डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। वल्नरेबल ग्रुप्स, वो ग्रुप्स जो पॉवर्टी लाइन जो हमने देखा ना, ये जो रेशियो, तो वो वाला रेशियो ज्यादातर कौन से ग्रुप में है, वो जो गरीबी है वो कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा है, ये पता किया तो ये पता चल रहा है कि SC ST OBC जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो गए। देखो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अर्बन एरिया में भी रहते हैं, रूरल में भी रहते हैं, तो उनका जो रेशियो, उनकी जो काउंटिंग में बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पढ़ने लिखने लग जाते हैं, अच्छी पोस्ट पे रहने लगते हैं, तो वो थोड़ी गरीब हुए कि कोई के स्टैंप नहीं है कि SC ST है तो वो पुअर। देखो आजकल वो लोग इतना पढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अच्छी अच्छी पोस्ट पे लग रहे हैं। तो जो सिटीज में रहने लगते हैं ना, अर्बन एरियाज में, तो उनकी काउंटिंग थोड़ी कम आती है। और जो अभी भी स्टिल वहीं पर ही हैं, जो गांव की तरफ ही रह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, जो डेवलप नहीं हुई है ऐसे एरिया में, तो उनकी काउंटिंग अलग है। तो SC ST OBC की अगर हम बात करें, अर्बन एरिया में तो 45% है। लेबर जो है 32.9। लेबर्स कौन से? हर जैसे जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, घर में अपन काम कराते हैं ना, वो सब फैक्ट्रीज में जो लेबर होते हैं वो लोग, उनके बारे में हो रही है। तो 32.9% है। एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मर्स हो गए, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर से, जो भी रिलेटेड होंगे, वो 39.8% है। SC ST इन रूरल इंडिया 31.5%। ठीक है, ये ओवरऑल वल्नरेबल ग्रुप्स का है। वल्नरेबल ग्रुप्स जो सबसे बेसिकली जो ग्रुप्स है ना, जिनके ऊपर इस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है बहुत ज्यादा, गरीबी का, वो। और देखो, एंड वुमेन फीमेल इन्फेंट्स, अगर एक घर है, एक फैमिली, उसमें सबसे ज्यादा हमने बोला कि ये चार फैमिली में से सबसे ज्यादा गरीबी वाली फैमिली, इस फैमिली में भी कौन सबसे ज्यादा गरीब है, तो वो होते हैं वुमेन और फीमेल इन्फेंट्स। फीमेल्स बच्चियां होती है ना जो, उसके साथ इसका रीजन बताया गया। देखो, एक इसमें ही हमारे एक शिवा रमन की एक स्टोरी बताई गई है, तमिलनाडु की है। वो इतने फैमिलीज में इतने गरीब फैमिलीज में से एक फैमिली की स्टोरी है। कॉबलर है, अब वो ₹50 का डेली का कमा रहा है। वाइफ भी कुछ ऐसा ही वर्क करती है, 25 रुपए मिल जाते हैं, फील्ड में इधर उधर छोटा मोटा काम कर लेती है। फील्ड में मतलब खेतों में काम कर लेती है। 8 मेंबर्स हैं उसकी फैमिली में, जिसमें 25 ईयर्स की उसकी सिस्टर है, 4 सिबलिंग्स हैं उसके। मगर बेसिकली जो उसका ध्यान होता है या खिलाने पिलाने में, जो 50 रुपए कमा रहा है, 25-30 रुपए इसकी जो वाइफ कमा रही है, तो ओवरऑल जो 100 रुपए वो लोग कमाते हैं दिन के, तो उसमें से 50 या 60 रुपीज जो होता है वो किस में करता है, वो अपने बॉय चाइल्ड को टाइम देता है, बॉय चाइल्ड को ही खाना देता है, बॉय चाइल्ड को ही मिल्क प्रोवाइड कर रहा है कि वो बड़ा होगा तो शायद वो उनकी फाइनेंशियली हेल्प करेगा। लड़की है तो लड़की की मुझे शादी करनी पड़ेगी, ये सोच अभी भी लोगों के दिमाग में है। तो ऐसे में जो एक फैमिली, उसमें और भी ज्यादा गरीब, एक पर्टिकुलर फैमिली की बात करें तो वुमेन और फीमेल इन्फेंट्स होते हैं।
स्टेट में डिस्पैरिटीज भी है। इंटर स्टेट मतलब एक वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स ऑफ आर ओन कंट्री इंडिया, मगर उन स्टेट्स में भी जो अलग अलग जगह पे होंगे ना, तो वहाँ पे वैसे ही जैसे आप मान लो कि मैं माउंटेन्स या रॉकी ऐसी जगहों की बात करती हूँ जो थोड़ा अपने नॉर्थ की तरफ है, जो कि बेसिकली सरफेस एरिया में होंगे ना, वो लोग अच्छा अर्न कर रहे होंगे। और वो लोग जो चढ़ाई कर करके, जैसे आप वैष्णो देवी की चढ़ाई करवाते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं, बिल्कुल ऊपर की नॉर्थ में रहते हैं, ज़्यादा नॉर्थ में, ज़्यादा पहाड़ों की तरफ रहते हैं। तो शिवालिक थोड़ा सही, जो पुअर नहीं होंगे वो शिवालिक की तरफ रहेंगे, और ज़्यादा ऊपर हो जाएंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा थोड़े गरीब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रहने का जो लैंड है उसकी अमाउंट कम है, वहाँ खर्चा लोग कम करते हैं, तो वहाँ थोड़े गरीब लोग होंगे। मतलब सरफेस पे जो लोग रह रहे हैं वो अच्छे बंगले बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। कंगना रनौत का घर देखा है, उधर ही है वो, मनाली, सिक्किम मनाली में। तो वो लोग कहाँ उधर ही रहना पसंद करते हैं और ऊपर रहना पसंद नहीं करते। तो इस छोटे से एरिया में भी देखो कितना डिफरेंस है, तो कंट्री में तो है ही। तो उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, उन्होंने हेड कैलकुलेशन रेशियो क्या निकला, 21.9%, 11 to 12 में हमने देखा क्या ये कि वेरी कर रहा है पुअर, कहीं और अलग है, कहीं पे गरीबी कम है, कहीं पे गरीबी ज़्यादा है। देखो सबसे ज़्यादा तो बिहार उड़ीसा में, ये अपन शायद 7th या 8th में हमें पता चल जाता है, जो हमने यारी बुक्स है उसमें। तो देखो बिहार उड़ीसा में तो रहते हैं, हाईएस्ट है हमारे कंट्री में। वैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश इनमें भी है। हाईएस्ट का है बिहार और उड़ीसा, ये 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उसमें पंजाब हरियाणा के ट्रेडिशनली सक्सेस है। क्यों? क्योंकि पंजाब हरियाणा में कल्टीवेशन का, एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा काम, आज से नहीं तब से काम है, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हमने शुरू किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन की पूरी स्टोरी मैंने समझाई हुई है पहले के चैप्टर्स में, पहले के वीडियोस में, उसमें देखो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे ज़्यादा फायदा जिसको हुआ था वो था पंजाब और हरियाणा। तो वो लोग वैसे उस टाइम से ही थोड़े अच्छे, फाइनेंशियली थोड़े सही हैं, इकोनॉमिकल भी सही है, जॉब भी वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक। देन ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो का है, वर्ल्ड बैंक करता है ना ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, ये तो हम लोग कर रहे थे, अब पूरा वर्ल्ड का है। तो उसमें डेवलपिंग कंट्री जो अब डेवलप हो रही है, एक होती है डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका ऑलरेडी डेवलप्ड है, जापान डेवलप्ड, उसको अब डेवलप और ज़्यादा डेवलप करने की जो वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया, उससे ज़्यादा वो डेवलप कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हर साल कुछ नया आएगा, तो एंड्रॉइड से आईफोन आएगा तो शायद वो लोग खरीदेंगे ही ना, वो बात अलग है। मगर जो स्टिल वी आर फाइटिंग विद पॉवर्टी, हम लोग फाइट कर रहे हैं अभी भी। तो हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज में, चाइना डेवलपिंग कंट्रीज में, फिर भी चाइना तो हमसे बहुत आगे पहुंच चुका है। उसने अपनी पॉपुलेशन की बहुत अच्छे से उसका यूज़ लिया है जॉब के लिए, उसकी पॉपुलेशन का। उसको पता है हमारी हाईएस्ट पॉपुलेशन है, तो जो वर्क करने वाले, काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा है। तो किस तरह से काम लेना है चाइना बात समझ गया, जिससे वो बहुत अभी तो बहुत स्पीडी रिकवरी बोल सकते हो, बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। डेवलपिंग कंट्री जो 43% है 1990 में, अब क्या है 22% है 2008 में। अब बता रहा है 2008 में चाइना जो है डिक्लाइन हुआ है। पहले वो गरीब भी वहाँ ज़्यादा थी, मगर इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन रिसोर्स के कारण चाइना में ह्यूमन रिसोर्स देखो, पॉपुलेशन का उसने यूज़ किया ना, तो उसने क्या किया, चाइना में अब गरीबी थोड़ी कम हो गई। देन सब सहारन अफ्रीका हो गया, तो वहाँ पे अब गरीबी और थोड़ी बढ़ी है, मतलब अब बढ़ी का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज हुई है, मगर वो जो सिनेरियो है इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर वहाँ 10 गरीब थे तो अब शायद 9 हो गए, 8 हो गए, मगर ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, अभी भी गरीब हैं। रोज 51% 1981 टू 47% 2008। रोज इसलिए लिखा है इसमें क्योंकि देखो डिफरेंस नहीं, 51% 81, 47% 2008, कहाँ डिफरेंस, ऑलमोस्ट सेम ही था। बट इन रशिया पॉवर्टी हैज रीसरफेस्ड का मतलब जिस टाइम रशिया में बिल्कुल गरीबी नहीं थी, आज वहाँ पे पॉवर्टी है, अब गरीबी देखी जा रही है। तो रीसरफेस हुआ है, जहाँ बिल्कुल गरीबी नहीं थी मगर अब देखने को मिल रही है। देखो ये कोरोना टाइम आ गया, पैंडेमिक आ गया, बहुत सारी चीज़ें जो ये वॉर है, लड़ाइयाँ हैं, डिस्प्यूट्स हैं, इन कारण से भी बहुत सारी चीज़, अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा।
कॉज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के तो पता नहीं अनगिनत रीजंस हैं। 25 करोड़ जो पीपल हैं इंडिया के वो पॉवर्टी लाइन में, वो गरीब 25 करोड़। कई कंट्रीज की तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। ब्रिटिश रूल देखो, ब्रिटिश जो रूल करके गए उसके कारण तो हम आधे से ज़्यादा गरीब हैं, और तो कोई रीज़न ही नहीं हो सकता, नहीं तो हम पता नहीं कहाँ होते। हमारे जितने पढ़े लिखे लोग जो बोलते हैं ना कि एक एक चीज़ जो ज़ीरो किसने दिया था, इंडिया ने ही दिया था। ज़ीरो जो फिगर है वो इंडिया ने ही दिया था। तो वो ये जो नॉलेज है वो किसी के पास नहीं थी। आज अमेरिका के हम कोई भी यूनिवर्स में कोई नहीं था जो हमसे आगे निकल सकता था, मगर जो ब्रिटिश रूल जो खा गए ना हमें, इसका कारण बहुत बड़ा कारण है पॉवर्टी का। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हम लोगों ने टोटली बंद कर दिया था, बिल्कुल हम काम ही नहीं कर पाए उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर आज काम कर रहे होते तो पूरी दुनिया में राज कर रहे होते। डिक्लाइन होता गया, धीरे 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 डिक्लाइन होता गया। आधे से ज़्यादा सामान अपना इंग्लैंड में ले गए थे, ब्रिटिशर्स वहीं लेके चले गए थे। वॉर के टाइम भी हम खाली हो गए थे हर तरीके से, पेड़ पौधे से भी, नेचुरल रिसोर्स से भी, और जो हम वर्क करते थे जो ह्यूमन रिसोर्स था उनसे भी। बिल्कुल लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ लो हो गई। तो जब लो ग्रोथ हो गई, इंडस्ट्रीज की लो ग्रोथ हो गई, तो आप कैसे सोच सकते हो कि हम और ऊंचाई पे पहुंचेंगे। पॉपुलेशन तो देखो है ही, पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा रीज़न है। जहाँ एक बच्चे को आप 3 रोटियां 4 रोटियां खिला के इंटेलिजेंट बना के और अच्छा पढ़ा लिखा दोगे, वहीं आप 6-6 7-7 बच्चे करोगे तो खाना भी डिवाइड होगा, पैसे भी डिवाइड होंगे, हर चीज़ डिवाइड होगी, फिर वो कमी आती जाती है। जहाँ आप एक बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे, वहीं आप 8 बच्चे होंगे तो आप सोचोगे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा दूँ। जॉब नहीं है लोगों के पास। जब ज़्यादा लोग ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा, जॉब कम है। एक सीट के लिए पता नहीं 10-10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। रीट का और इनका देखो, उसमें भी जो ये एग्जाम्स है वो तो पोस्टपोन्ड ही होते जाते हैं, होता ही कहाँ। लैक ऑफ लैंड, लैंड की कमी, पॉपुलेशन ज़्यादा, लैंड की कमी। जो लैंड थे उनको कल्टीवेशन से हमने देखा डिफॉरेस्टेशन करा दिया था। फॉरेस्टेशन जो जितना भी एरिया फॉरेस्ट वाला था, आदिवासी लोग रहते, जो लोग रहते थे, डिफॉरेस्टेशन करा दिया। इंडस्ट्रीज, वहाँ लोगों के रहने के लिए जगह नहीं बची, है ना। बहुत सारी चीज़ें। सोशल सेरेमनीज, अब जो शादियों में हम लोग कितने खर्च करते हैं, एक कार्ड में कितना पैसा खर्च करते हैं, इतने लोगों को खाने में कितना पैसा खर्च करते हैं, और एक दिन की शादी नहीं होती हमारी कंट्री में, 3-3 4-4 दिन चलती है। अब कैसे भी एक गरीब आदमी, उसको पता है कि ये कस्टम मुझे निभाने हैं, तो वो कैसे भी क्या करेगा, पैसे उधार लेगा। वो पैसे उधार लेके बच्चों की शादी करेगा, और एक टाइम पे क्या होता है कि वो बच्चों की शादी तो कर देता है, मगर वो उधार ले लेके और गरीब होता जाता है, उसको पे नहीं कर पाता। तो जो वो गरीब है वो तो गरीब है, बेचारे से जिससे उधार लिया था, जिससे उसने पैसे लिए थे 1-2 लाख रुपए, वो भी गरीब हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास भी पैसे नहीं बचे, उसने उसके पैसे नहीं दिए। तो ये जो है ना कस्टम्स, छोटी मोटी ये सगाई करनी तो बहुत अच्छी करनी है। क्यों? क्योंकि उसने करी, मेरे फ्रेंड वगैरह ने करी, मेरे रिलेशन में ऐसी सगाइयाँ होती, मेरे रिलेशन में ऐसी शादियाँ होती, तो उसे भी करनी पड़ती। तो ये क्या है, ये सोशल सेरेमनीज हैं, कस्टम्स हैं, इसमें भी बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। बोरो करते हैं मगर अनेबल टू पे नहीं कर पाते। बोरो तो कर रहे हैं मगर पे नहीं कर पाते। इसके बाद एक, अब देखो एंटी पॉवर्टी मेजर्स, 2 प्लान्स गवर्नमेंट ने प्लान किए, 2 प्लान्स, एक से नहीं होगा, वो 2 प्लान्स इसलिए किए, उसका रीजन देखो। क्या एंटी पॉवर्टी मेजर्स मतलब क्या डिसाइड किया। अब आगे जो ये प्रॉब्लम तो सामने आ गई है, मगर इनके सॉल्यूशन कैसे है, तो 2 प्लान्स में डिवाइड किया। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जब हो जाएगी तो धीरे धीरे हर चीज में डेवलपमेंट होता रहेगा। जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं होगी जिस कंट्री में, तो वहाँ डेवलप होना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। 1980 में जो इनिशियल पीरियड था वो बहुत लो था, जो इस चीज़ का ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। 1980 में स्टार्ट हुआ, तो ये धीरे धीरे बहुत, मतलब ऐसा नहीं था कि इंस्टेंट वो बहुत अच्छा चला, धीरे धीरे फास्ट हुआ था, इनिशियली बहुत लो था। तो आफ्टर 1980 ग्रोथ हैज बीन फास्ट, धीरे धीरे फास्ट हो गया। पॉवर्टी रिडक्शन, देखो इसका ओवरऑल जो एक सेंटेंस इसलिए लिखा मैंने, इसका क्या कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये था कि कैसे भी पॉवर्टी रिडक्शन हो। हमें पता है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है। अब वो इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे वो ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ही तो रोका था, अब वो उसको ही इंक्रीज कर रहे हैं, उसको ही डेवलप कर रहे हैं। क्या रोकने के लिए, पॉवर्टी जो है, गरीबी, उससे बचने के लिए। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, इसके साथ ही एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाए गए। सिर्फ इस इकोनॉमिक ग्रोथ से तो नहीं होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ तो बेसिकली एक ऐसी चीज है कि उसके बिना नहीं हो सकता,
मगर इसके अंदर भी हमें बहुत सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी, इसलिए कि इस जो बम है, जो ये पॉवर्टी है, वो तो फट चुकी है। इंडिया में पॉवर्टी फैल गई है। अब वो जो इंजेक्शन है वो सिर्फ एक दवाई से थोड़ी काम होगा कि ये जो एक दवाई पता है हमें कि इस दवाई से ये जो है ये वायरस खत्म होंगे, मगर उसके साथ एक बहुत सारी चीजें डॉक्टर्स और भी तो एक कफ सिरप ही थोड़ी देता है, एक एंटीबायोटिक भी आपको देता है, एक एलर्जी की दवाई भी आपको देता है, कुछ नेजल ड्रॉप भी देता है, बहुत सारी चीजें देता है ना। तो वही चीज है, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ हमें पता है कि इसके बिना नहीं हो सकता, मगर इसको चलाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी चलाने पड़ेंगे कि वो लोग इस तरफ, मतलब बोलते हैं ना, डायरेक्शन उनका चेंज हो, उनका माइंड कॉन्सेप्ट चेंज हो। किन लोगों का, गरीब लोग जो एक ही तरह से एक ही सिरे पे चले जा रहे हैं, तो वो लोग कुछ सोचे कि अच्छा गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करना चाहती है तो चलो हम इस तरफ मूव करें। तो उन्होंने क्या किया, टारगेटेड एंटी प्रोग्राम्स चलाए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल मनरेगा, ये ना प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये सब मैं अभी आपको बता रही हूँ। ग्राम स्वराज योजना, अंत्योदय अन्न योजना, इसके बारे में भी पढ़ा हुआ है, बार बार आ रहा है ये वाला वर्ड। अब देखो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इसमें क्या करते हैं, 100 डेज का वेट, मतलब 100 दिन की गारंटीड आपको जॉब मिलती, 100 दिन की। और 1/3 फॉर वुमेन, जो सीट्स अवेलेबल है उनमें से 1/3 जो हिस्सा है वो वुमेन के लिए, उसमें भी SC ST जो वुमेन है वो भी शेयर करती। वेजेस जो होता है 65 था 2006-07 में, अब कितना हो गया 132 इन 2013-14 से 132 रुपीज। जहाँ आप कुछ नहीं कमा रहे हो वहाँ 100 दिन का रोजगार दे रही है गवर्नमेंट। उसको करने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ को आपको ये पता चलेगा कि मैं जब कमा रही थी, एक वुमेन की उससे बता रही हूँ, मैं जब कमा रही थी घर में सिर्फ रोटी दाल नहीं बना रही थी, तो मैं मेरे लिए भी खरीद पा रही थी, मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पा रही थी। तो ये जो मोटिवेशन मिलेगा ना, उससे वो अगली बार भी काम करेगी, चाहे कहीं और ही करे। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993 में स्टार्ट हुआ। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं ना, कई बार हम देखते हैं इंजीनियर है वो रिक्शा चला रहा है, कंडक्टर है उसको देख रहे हैं उसने साइंस पढ़ी हुई, मगर आगे उसने कुछ भी नहीं किया, वो कुछ भी बन सकता था, वो साइंस उसने लिया है, वो इंटेलिजेंट है, इट मीन्स। तो वैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो एजुकेटेड होता है ना, उन लोगों को देता है हेल्प टू सेटल बिजनेस सेटल कर लो। नहीं हो रही जॉब, नहीं है प्रोफेशनल लाइन में जा पाए, कोई बात नहीं, आप आपने जो पढ़ाई की उससे रिलेटेड एक बिजनेस कर लो, ठीक है। देन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में स्टार्ट किया। सेल्फ एम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, अपना बिजनेस चालू करो, हम हेल्प करेंगे। टारगेट ऑफ 25 लाख न्यू जॉब्स, इट्स अ ग्रेट डील, 25 लाख न्यू जॉब इनका टारगेट है, ठीक है। और देन स्वर्णजय एंटी ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में स्टार्ट हुआ था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू 1999 में स्टार्ट हुआ था। ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा अच्छे से कर लेना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना तो सबको पता है, 2000 रिसेंटली स्टार्ट हुआ, इसमें तो सब कुछ हेल्थ भी है, आपकी एजुकेशन भी है, शेल्टर भी है, वाटर भी। प्रधानमंत्री ये ग्रामोदय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट का 2000 का, तो इसमें वो हेल्थ से रिलेटेड भी आपको प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रही है, आपको एजुकेशन से, शेल्टर से, वाटर से, फूड, हर तरीके से वो प्रोग्राम्स उसने सेट कर रखे। ओवरऑल अब देखो ये जो है, ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं पॉवर्टी का, ये सब कुछ हमने देखा, फिर भी बहुत छोटी सी बात नहीं है, बहुत 10 दिन का काम नहीं है, 1 साल का काम नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है। बहुत सारी चीज़ें थी छोटी छोटी जो हमने पढ़ी, मगर ये बहुत छोटा काम नहीं है। एकदम से पॉवर्टी नहीं जाएगी, लोगों के दिमाग से नहीं जाएगी, लोगों के मतलब एजुकेट करो लोगों को, बताओ कि ये सब प्रोग्राम्स चलते हैं और उनका यूज लो। ऐसे लोग यूज मत लो जो ऑलरेडी वो फाइनेंशियली अच्छे हैं, ऐसे लोग यूज लें जो कि जिनको इसकी जरूरत है, जो उस पॉवर्टी लाइन से अबव थोड़े ऊपर आएंगे तो हमारी कंट्री जल्दी डेवलप करेगी। तो इसलिए ये जो है ये बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज, मगर ठीक है, उसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। सो पॉवर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।